हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल D1 एकेडमी में बाय दीपांशु फ्रॉम सहरसा बिहार। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस स्पेशल मैं एक सीरीज चला रहा हूं जो कि ज्ञान बिंदु की सेकेंड एडिशन क्वेश्चन बैंक है और इसमें 63 सेट है। ठीक है, 63 सेट PYQ है और ये कि जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है आपको ख़त्म करना। और जो कि अब बिहार पुलिस अगर तैयारी कर ही रहे हैं, मध्य क्षेत्र कक्षपाल बिहार के रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं आसानी से। बहुत ही ऑथेंटिक है, पूरा सिलेबस को ही इसमें कवर किया गया है, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है क्लास करना। पिछले जो अभी क्लास हुई थी उसमें हम 1 से लेकर 5 तक का कवर हम कर चुके हैं और 5वीं क्लास जब मैं करवा रहा था तो उसमें 48 नंबर तक हम आए थे। ये 6 सेट का 48 नंबर है, उसमें आधे में ही वीडियो ख़राब हो गई थी जिस वजह से मैंने उतना ही अपलोड कर दिया था। और अभी हम 6 सेट का 48 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और 6 पूरा कवर करेंगे, यानी 1 से 5 तक हो गया और अभी हम 6 में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 21 पेजेस के हैं टोटल। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु ऑप्शन सी हो जाएगा, लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है और यह आवर्त सारणी के पहले समूह क्षार धातु समूह में आता है। लिथियम सबसे कम घनत्व एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। ठीक है, परीक्षा उपयोग देखते हैं। सबसे प्रबल उपचायक ऑक्सीडाइजिंग तत्व कौन है? फ्लोरीन है। सबसे प्रबल उपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। पृथ्वी पर मौजूद सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। इसका परमाणु संख्या कितना? 76 है एवं परमाणु भार 190 है। मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। और गैसीय तत्व में सबसे भारी कौन है? रेडॉन है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? पोलिनियम PO है 27। और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? चांदी Ag है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस क्या करती है? फूलों का रंग उड़ा देती है। जनन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जनन को क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस। 49 पटना किस नदी किनारे स्थित है? पटना किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा, भारत में है। इसका यह अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। ये जिले हैं आपको बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। 50 नंबर है कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला है? रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना के लिए रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला है? निराला की साहित्य साधना के लिए। रामविलास शर्मा को सन 1970 में निराला की साहित्य साधना की रचना के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकेदमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक क्या है? तो सम्मान है, दूसरा सबसे बड़ा। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 12 मार्च 1954 को किया था तथा पहली बार 1955 में दिया गया था। 51 जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका के पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लुइनहॉक। जीवित कोशिका खोजकर्ता कौन है? तो लुइनहॉक है। कौन है? तो लुइनहॉक है। लुइनहॉक जीवित कोशिका खोजकर्ता कौन है? तो लुइनहॉक है। कौन है? तो लुइनहॉक। जीवित कोशिका खोजकर्ता एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में किया था। कोशिका का अध्ययन को विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कुछ प्रमुख कोशिका एवं खोजकर्ता के नाम। केंद्रक का हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तारकाय खोज किसने किया था? बॉबेरी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। लाइसोसोम खोज किसने किया? डी डुबे ने किया था। जीव द्रव खोज किसने किया था? डुर्जार्डेन ने किया था। क्रोमोसोम खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। क्रोमेटिन खोज किसने किया था? फ्लेमिंग है। क्रोमेटिन खोज किसने किया? फ्लेमिंग ने। क्लोरोप्लास्ट खोज किसने किया था? तो ह्यूगो वॉन मोहल ने। ह्यूगो वॉन मोहल ने। 52 मृक्ष कटिकाम का रचनाकार कौन है? मृक्ष कटिकाम, ऑप्शन बी हो जाएगा, शूद्रक। मृक्ष कटिकाम का रचनाकार कौन है? शूद्रक। मृक्ष कटिकाम का रचनाकार शूद्रक है। कालिदास का प्रमुख रचना है अभिज्ञान संकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम और विक्रमो वर्षियम।
कालिदास के प्रमुख रचनाकार हैं। रचना कौन कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम और विक्रमोर्वशीयम। स्वप्नवासवदता के रचनाकार कवि कौन है? तो भास है, भास। और मालती माधव और महावीर चरित और उत्तरामचरित के रचनाकार कौन है? भवभूति है। मालती माधव और महावीर चरित और उत्तरा रामचरित के रचनाकार कौन है? तो भवभूति है। संविधान सभा गठन कब हुआ था? संविधान सभा का 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो है ना 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ठीक है को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। बिहार में सोना मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? जमुई में। बिहार में सोना मुख्यतः जमुई यानी कि जमुई के किरमिटिया जिले में पाया जाता है। जमुई के मतलब जमुई तो जिला खुद ही है, जमुई की किरमिटिया जगह में पाया गया है। और बिहार में सोना जमुई के अलावा मुंगेर व पश्चिम चंपारण में भी पाया जाता है। बिहार में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज एवं उत्पादक जिले क्षेत्र की अगर बात करें तो चूना पत्थर जो बिहार में ये आपको रोहतास के पहाड़ी कैमूर पहाड़ी में पाया जाता है। पायराइट रोहतास, अमझोर एवं बांजरी में पाया जाता है। अभरक में आपको नवादा, गया, जमुई, मुंगेर है। पेट्रोलियम बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज। बॉक्साइट उत्पादन में बिहार में कौन है? तो मुंगेर है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ। क्वार्ट्ज में है आपको जमुई, नवादा, गया। यूरेनियम आपको है गया और नवादा। सोरा, सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गया। सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गया। चीनी मिट्टी मैग्नीज में आपको भागलपुर, बांका, मुंगेर, गया, पटना। चीनी मिट्टी मैग्नीज में आपको भागलपुर, बांका, मुंगेर, गया, पटना। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? तो इसका हो जाएगा आपको मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। इसी ने जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया था। जजिया एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण का श्रेय 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को ही जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था तथा पुनः 1575 ईस्वी में लगाया था, जिसके बाद पुनः 1579 से लेकर 80 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। औरंगजेब 57। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? खूनी रविवार हुई थी। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार नामक घटना घटित हुई थी। वर्ष 1905 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फादर गैपोन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, जहां पुलिस और कोस्केक्स द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। इसी घटना को खूनी रविवार यानी कि ब्लड संडे के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। काकोरी कांड कब हुई? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। भागलपुर को बिहार के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है।
भागलपुर न केवल बिहार अपितु भारत का प्रमुख रेशम उत्पादन केंद्र है। यहाँ तसर रेशम का उत्पादन होता है जो विश्व स्तर पर क्या है तो प्रसिद्ध है। भागलपुर सिल्क को जीआई टैग भी मिल चुका है। भागलपुर सिल्क को जीआई टैग मिल चुका है। कागज, कागज आपको बिहार में कौन कौन से क्षेत्र में होता है तो रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा। सूती वस्त्र पटना, गया, सिवान, भागलपुर। पटना, गया, सिवान, भागलपुर। औषधि, औषधि आपको मुजफ्फरपुर और पटना। औषधि मुजफ्फरपुर और पटना। चमड़ा उद्योग मुजफ्फरपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, पटना। कालीन ओबरा, औरंगाबाद, ओबरा, औरंगाबाद। चीनी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण। उर्वरक तेल शोधन बरौनी, बेगूसराय। प्लाईवुड हाजीपुर, पटना, पूर्णिया। हाजीपुर, पटना, पूर्णिया। 59 गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? गांधी जी की बात किया जा रहा है तो इसका हो जाएगा दूसरे गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ना 7 सितंबर 1931 ईस्वी से लेकर 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी से शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ऑप्शन डी हो जाएगा बोधगया। गौतम बुद्ध को बोधगया में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चून द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी, नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। गोदान किसकी रचना है? 61 नंबर है। गोदान किसकी रचना है? गोदान तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। कौन सी? गोदान। तो गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। मुंशी जी ने इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यक्रम बम्बई द्वारा करवाया था। गोदान मुंशी जी के अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, करमभूमि, गमन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी आदि। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक की अगर बात करें तो पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक आचार्य विष्णु शर्मा है। इसमें कई प्रसिद्ध कहानियां हैं, उन्हीं में से एक कथा है लोमड़ी और सारस की है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी वर्तमान ननकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के 10वें गुरुओं में क्या थे? तो प्रथम थे। गुरु पर्व को गुरु नानक जयंती के रूप में जाना जाता है, गुरु पर्व को। और गुरु नानक देव जी का शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र भजनों में समाहित है। अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अनुपम मिश्रा का जन्म 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। अनुपम मिश्रा का जन्म 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद थे। उन्होंने कुल 17 किताबें लिखी। दो वर्णों के मेल से क्या? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, जैसे कि पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय अर्थात पुस्तक का घर। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार। इसमें यन संधि है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महर्षि का तो महाजोर ऋषि हो जाएगा महर्षि का। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोर ऋषि यानी कि महर्षि हो जाएगा। यह गुण संधि है। और जब किसी शब्द में आ या अ से परे ई हर्षई दीर्घई उ हर्षौ दीर्घौ री हो तो दोनों का स्थान पर गुण संधि होती है। गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग होता है? गणना के लिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा गणना के लिए किसका? तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। गणना के लिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गणना संख्यावाचक विशेषण है वैसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, क्रम या सर्वनाम की निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संख्यावाचक
विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये। अनिश्चित संख्यावाचक, इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में हो जाएगा कर्मधारय समास। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। महापुरुष में कर्मधारय समास है। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है और इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। जब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो एक पद उपमान और दूसरा पद दूसरा उपमेय हो तब कर्मधारय समास होता है। ठीक है। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में, तो आजन्म में हो जाएगा आपको, आजन्म में अव्ययी बहु समास है। इसका समास विग्रह होगा जन्म प्लस जन्म पर्यंत। अव्ययी बहु समास के दोनों शब्दों में पहला शब्द कोई अवयव होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। ठीक है। अव्यय और संज्ञा के योग से बनने वाले शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है। दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन में ऑप्शन बी हो जाएगा बहुवचन। दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसका एक वचन नहीं होता। दर्शन के अलावा हस्ताक्षर और प्राण शब्द भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का लेखन किसने किया? प्रयाग प्रशस्ति का हो जाएगा ऑप्शन डी हरिसेन। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति का लेखन किया गया। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है। हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री तथा दरबारी कवि थे। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यरोहण, चौथे श्लोक विजय, 7वें श्लोक साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति धरनी बंध के अनुसार समुद्रगुप्त संपूर्ण पृथ्वी को एक सूत्र में बांधना चाहता था। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखी गई है। इस स्तंभ लेख को समुद्रगुप्त ने कौशाम्बी से लाया था। यह स्तंभ लेख बाद में मुगल शासक अकबर ने प्रयाग स्थित अपने किले में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ लेख पर निम्न शासकों का उल्लेख मिलता है: अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर। अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3M4 रॉकेट का प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा में अवस्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी तथा इस यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में निर्बाध रूप से प्रवेश किया था। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल लैंडिंग की। चंद्रयान 3 एक 3 घटक मिशन है, जिसमें एक प्रोपल्सन मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर मॉड्यूल भी शामिल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायी के साथ 240 मील, कुछ मानक स्रोत में 241 मील की लंबी पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए दांडी मार्च नामक अभियान की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। पश्चिम बंगाल में वेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय? पश्चिम बंगाल में वेलूर मठ जो है किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है? ऑप्शन बी हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, वेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। वेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के वेलूर में हुगली नदी के पश्चिम किनारे पर है। वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने जनवरी 1897 में की थी। सेवाग्राम पोरबंदर, ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। लुम्बिनी कपिल वस्तु कुशीनगर गौतमपुर। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ ठाकुर। कुंडग्राम महावीर। चित्तौर हल्दी घाटी ये हो जाएंगे महाराणा प्रताप। तलवंडी हो जाएंगे गुरु नानक। पुडुचेरी हो जाएगा अरविंद घोष। कोर्सिका वाटरलू हो जाएगा नेपोलियन। ठीक है। आनंद भवन त्रिमूर्ति भवन ये जुड़ा है जवाहरलाल नेहरू से। जीरादेव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में आसीन हुआ। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व नंद वंश का शासन था।
जिसके सम्राट घनानंद को चंद्रगुप्त ने चाणक्य यानी कि कौटिल्य विष्णुगुप्त की सहायता से हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य है ना, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन हुआ? तो बिंदुसार हुआ। और बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीविक का। अशोक बिंदुसार को उत्तराधिकार हुआ और यह 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। गुर्जरा, नेत्यूर, मास्की एवं उडैगोलम के लेखों में सम्राट अशोक का नाम मिलता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या कहते हैं, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक पर्यावरण संरक्षण संगठन है जो कि 55 देशों में काम करता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। संगठन मुख्यालय एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। एशियाई विकास विज्ञान एडीबी का मुख्यालय है मनीला में। नाटो का है ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस के मुख्यालय है जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का जेनेवा में है। इंटरपोल का है लियोन, फ्रांस। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC लुसाने में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियन का मुख्यालय जकार्ता में। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी जनरल रोम्पेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था, डेजर्ट फॉक्स। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यानी कि यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? जनहित याचिका के PN भगवती हो जाएगा। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक PN भगवती थे। PN भगवती भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। 17वें मुख्य न्यायाधीश से याद रखिएगा, 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए, एक तरह से रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं करना है कि एक ही चीज़ को बार बार करके मतलब वीडियो को बड़ा कर दें। क्योंकि होता है क्या ना, वीडियो बड़ा रहेगा तो स्टूडेंट ऐसे भी देख के डर जाते हैं कि इतना बड़ा वीडियो कैसे करेंगे। तो मेरा क्या है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाया जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि आओ साथ में पढ़े। मेरा थंबनेल भी है कि आओ साथ में पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। जब भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका यानी कि PIL की अगर बात करें तो जनहित संरक्षण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, रचनात्मक खतरे आदि जैसे जनहित के संरक्षण के लिए कानून की अदालत में दायर की जाती है। जनहित याचिका यानी PIL को किसी भी कानून या किसी भी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, जिसे मीर मोहम्मद अलीवाल खान नामक वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु 13 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले में आकस्मिक बारूद विस्फोट के कारण हुई थी। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। कनिंघम ने। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगापुर में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सर्वप्रथम मोहन सिंह के नेतृत्व में मलेशिया में किया गया था। दिसंबर 1942 में सेना विस्तार को लेकर जापानी अधिकारी और मोहन सिंह के विवाद हो गया, फलतः इसे भंग कर दिया गया। इसके बाद INA का गठन पुनः राष्ट्र बिहारी बोस ने 1943 में किया था। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया था, 1 सितंबर 1942 को। और 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वसेनापति घोषित किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। साथ ही जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थन देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दी थी।
मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदाड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदाड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदाड़ो की वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत, पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी का तट है। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ता की अगर बात करें तो स्थल उत्खननकर्ता हड़प्पा, दयाराम साहनी 1921 और माधव स्वरूप वर्ष 1926, कालीबंगा अमलानंद घोष 1951, बीबी लाल एवं बी के थापर 1961 में। धोलावीरा का उत्खननकर्ता कौन है? जेपी जोशी 1967 से लेकर 68 एवं RS बीस्ट 1990 से लेकर 91। रंगपुर में रंगनाथ राव 1953 से लेकर 54 ईस्वी के बीच में। रोपर 1953 से लेकर 56 में। आलमगीरपुर 1958, यज्ञदत्त शर्मा। लोथल रंगनाथ राव 1954, लोथल है रंगनाथ राव 1954। वनमाली RS बीस्ट 1974 में। सुतका गेंडोर ऑरेन स्टाइल 1927 में। कोट दीजिए फजल अहमद खां 1953। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाने का कारण यह है कि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में स्वतंत्र भारत के सिविल सेवकों के पहले समूह को संबोधित किया तथा उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का इस्पात ढांचा कहा था। सिविल सेवा दिवस का पहला समारोह 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। परीक्षायोपी कुछ अन्य प्रमुख दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भारत में तो ये आपका हो जाएगा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में इस प्रकार हैं। अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, मणिपुर में 115, नागालैंड 119। भारत की स्थिति 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,054 क्या कहते हैं 1,21,00,000 क्या कहते हैं 1 अरब होगा ना, सॉरी 121 करोड़ 8,54,977 है। जैसे पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 6,33,27,258 है, 51.47%। तथा महिला की जनसंख्या की बात करें तो 58,75,84,719 लगभग 48.53%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 1106 है बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 16.51%। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है 0.05%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है -0.6%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा 879। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 972 एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा 834। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल 94% एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार 61.8%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दिल्ली एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा ऑप्शन सी हो जाएगा असम में। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय उद्यान में एक विशेष प्रकार के शरण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। वर्तमान में भारत में स्थित कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी? 106, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, बसंदा गुजरात में है, ब्लैक बक गुजरात में है,
मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो गुजरात में है। बाल फकरम कहाँ है तो मेघालय में है। नौकरेक रिज कहाँ है तो मेघालय में है। माउलिंग कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में। ईटांकी कहाँ है तो नागालैंड में। केबू लामाजाओ कहाँ है तो मणिपुर में है। सिरोही कहाँ है तो मणिपुर में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मिजोरम में है। और पोइंग पुई ब्लू माउंटेन कहाँ है तो मिजोरम में है। लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के कहने का कारण है कि इसमें इसके मिट्टी में आयरन ऑक्साइड का विद्यमान होना, जिस कारण से यह लाल प्रतीत होता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस तथा डिमोस। मंगल ग्रह के पृथ्वी के समान ही 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, मरकरी है। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला सबसे गर्म साझ का तारा भोर का तारा यानी शुक्र वेनस है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर है। और शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हार्जोन ने की थी। अरुण की खोज 1781 में विलियम्स हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण यानी यूरेनस की खोज है ना 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। वरुण की खोज 1846 में जर्मन खगोलीय जहान गाले ने की थी। एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है? एफसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई एक सर्वाधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। एफसीआई का मुख्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होगा? भारत संचार निगम लिमिटेड। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पेन का परमानेंट अकाउंट नंबर। आरटीआई का राइट टू इन्फॉर्मेशन। जेईई का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सीसीटीवी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। डीएनए डी ऑक्सीराइबोनुक्लिक एसिड। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। ओएनजीसी ओलियन नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नाटो नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा एलपीजी का फुल फॉर्म। और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी हल्के हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण है। एलपीजी मुख्य रूप से 50% ब्यूटेन, 48% प्रोपेन तथा 2% पेप्टेन का मिश्रण है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन कमरे के तापमान पर रंगहीन और गंधहीन होता है। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड हो जाएगा ऑप्शन सी रोहतास बिहार। मंझर कुंड रोहतास बिहार में स्थित है। मंझर कुंड रोहतास जिले में सासाराम से 4 किलोमीटर दूर स्थित एक जलप्रपात है जहां हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर हजारों लोग एकत्रित होते हैं और पारंपरिक रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं। क्या कहते हैं? राकिम कुंड। राकिम कुंड कहा है तो रोहतास में। अग्नि कुंड कहा है तो गया में है। ऋषि कुंड कहा है तो मुंगेर में है। तेलहर कुंड कहा है तो कैमूर में है। राम कुंड कहा है तो मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड कहा है तो मुंगेर में है। सीता कुंड कहा है तो मुंगेर में है। धुआं कुंड कहा है तो रोहतास में है। सूर्य कुंड कहा है तो राजगीर में है। और भरारी कुंड कहा है तो मुंगेर में है। बिहार में पहले साक्षरता दर कितनी है? बिहार में महिला की साक्षरता दर कितनी है? बिहार में महिला की साक्षरता दर की बात की जाए तो 51.5% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर 61.80% रहा है। वहीं बिहार में पुरुष की साक्षरता दर 71.20% है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन? रोहतास 73.37% है। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया 51.08% है। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 82.88% है तथा न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया 59.06% है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 62.97% है तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा 41.68% है। बिहार का शिशु लिंग अनुपात 0.6 से लेकर 0.6 वर्ष 0 से लेकर 6 वर्ष तक होता है, जिसमें 935 है। बिहार का सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला किशनगंज है। बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? किशनगंज। कितना है? तो 971। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? वैशाली 904। किस भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मैथिली के लिए। मैथिली भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
बासुकीनाथ झा। समस्तीपुर को निबंध संग्राम बौद्ध संकेतन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया था। हिंदी के लिए संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया था। उपन्यास मुझे पहचाने सती प्रथा से जुड़ा हुआ था। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर सूत्र होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है। CaOCl2 का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। CaOCl2 एक सफ़ेद पाउडर है, इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। CaOCl2 क्लोरीन की गंध को दूर करने में सहायक होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, CSO4 कॉपर सल्फेट अनिलात होता, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। बूझा हुआ चुनाव का सूत्र होता है ऑप्शन बी CaOH2। बूझा हुआ चुनाव का सूत्र CaOH2 होता है। बूझा हुआ चुनाव का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बूझा चुनाव का उपयोग लोहा और इस्पात के उत्पादन, कागज और लुगदी उत्पादन, जल और धुआं गैस के उपचार तथा खनन उद्योग में किया जाता है। रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम की बात करें तो FPB3O3 लेड टेट्रा ऑक्साइड लाल सिंदूर होता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड नौसादार, C6H2CS3NO32 ट्राई नाइट्रोलेन TNT। KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक पोटास कहते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लाफिंग गैस कहते हैं। C6H10O5 स्टार्च होता है, जिसे व्यापारिक नाम से क्या है तो मंड है। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसे क्या नाम व्यापारिक नाम खाने का सोडा। FeSO4 फेरस सल्फेट इसका रासायनिक नाम है और हरा कसे से बोलते हैं। C2H5OH एथिल एल्कोहल बोलते हैं, इसका व्यापारिक नाम एल्कोहल है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? DNA का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। DNA का सभी अनुवांशिक क्रिया का संचालन करता है तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। DNA की इकाई क्या है तो जीन है। DNA की इकाई क्या है तो जीन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। DNA का अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाई मिलती है। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का राइबोन्यूक्लिक RNA, राइबोसोनल RNA। tRNA का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर RNA और mRNA का मैसेंजर RNA। mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर RNA। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। RBC रेड ब्लड सेल्स। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। बेस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। RTI रिप्रोडक्टिव ट्रांस इन्फेक्शन। IG इम्यूनोग्लोबिन। BP ब्लड प्रेशर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है तो आप सभी को पता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है। किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो इस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। SI पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है, जो कि निम्न है। भौतिक राशि। SI के मूल मात्रक संकेत द्रव्यमान किलोग्राम kg। लंबाई SI के मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर यानी मीटर एम से डिनोट करते हैं। पदार्थ का परिमाप का मोल होता है और संकेत से क्या होता है? मोल। ज्योति तीव्रता भौतिक राशि है, इसका मूल मात्रक होता है केंडला, संकेत CD। ताप का मूल होता है केल्विन के से डिनोट करते हैं। समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है, ऐसे डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर इसे ऐसे डिनोट करते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC विश्व के सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित रसायन विज्ञान संगठन है। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। IUPAC नामकरण की इस पद्धति का उपयोग समन्वय यौगिक के नामकरण से किया जाता है। IUPAC विशुद्ध एवं अनुपयुक्त रसायन शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा विकसित की गई है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन W का बना होता है। इसका गलनांक क्या होता है तो उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का तापीय विस्तार बहुत ही कम होता है, जिस कारण से यह बहुत ही लचीला होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम धातु का उपयोग होता है। सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है।
बोरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रौद्योगिकी में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग निशान लगाने वाले स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। LPG का मुख्य घटक कौन सा है? LPG का घटक ब्यूटेन हो जाएगा। LPG में 50% ब्यूटेन, 48% प्रोपेन तथा 2% पेप्टेन का मिश्रण होता है। प्रकाश किस तरह की तरंग है? प्रकाश किस तरह की तरंग है? तो प्रकाश हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग की बात किया ट्रांसफर्स वेव्स की, तो एक प्रकार की तरंग जिसमें तरंग की दिशा और तरंग के विभिन्न बिंदुओं के मध्य गति की दिशा एक दूसरे से लंबित होती है। उदाहरण प्रकाश की तरंग, जल तरंग, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव तरंग, एक्सरे तरंग और गामा किरण आदि होती है। यांत्रिक तरंग की बात करें मैकेनिकल वेव्स की, तो एक प्रकार की तरंग जो किसी माध्यम से ऊर्जा के संचरण के कारण उत्पन्न होती है। यह तरंग किसी वस्तु के कण के विभिन्न बिंदुओं के मध्य गति के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण ध्वनि तरंग, जल तरंग, वायु तरंग, ठोस तरंग और स्प्रिंग तरंग आदि होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें तो एक प्रकार की तरंग होती है कि जो कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंधों के कारण उत्पन्न होती है। यह तरंग किसी माध्यम के बिना भी हो सकती है तथा इसकी गति प्रकाश गति के बराबर होती है। उदाहरण रेडियो सिग्नल प्रकाश, टीवी सिग्नल, मोबाइल फोन सिग्नल, वाईफाई सिग्नल आदि। अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करें तो एक प्रकार की तरंग जिसमें तरंग की दिशा और गति की दिशा एक ही होती है। इसमें तरंग के विभिन्न बिंदुओं आगे और पीछे चलते हैं, जिसमें तरंग की दिशा में संकुचन और विस्तार होता है। उदाहरण ध्वनि की तरंग, जल तरंग, वायु तरंग, ठोस तरंग, स्प्रिंग तरंग आदि। 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 1 न्यूटन में उत्तर हो जाएगा 10 के पावर 5 डायन होता है। बल का ऐसे परिधीय मात्रक न्यूटन एवं सीजीएस पद्धति में मात्रक डायन होता है। बल की ऐसे परिधीय मात्रक न्यूटन एवं सीजीएस पद्धति में मात्रक डायन होता है। डायन एक ऐसी इकाई है जो 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल मापती है। एक डायन 1 ग्राम गुना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एक डायन 10 के पावर -5 न्यूटन और एक डायन 0.00001 न्यूटन होता है। आगे देखते हैं कि 101 नंबर है कि रेड डाटा बुक जो है ना किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक जो है ना किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो IUCN के द्वारा की जाती है। रेड डाटा बुक लाल सूची वर्ष 1963 में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक में वे जीव जंतु, पौधे और अन्य जीव जंतु शामिल होते हैं जो विलुप्त होने के खतरे में है। रेड डाटा बुक प्रजातियों को 9 श्रेणियों में विभाजित करता है। IUCN मुख्यालय कहाँ? तो ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है। बिहार में डचों द्वारा पहली कंपनी कहाँ लगाई गई थी? बिहार में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पटना। बिहार में डचों द्वारा पहली कंपनी फैक्ट्री को वर्ष 1632 में पटना में लगाई गई थी। डचों द्वारा पटना में स्थापित यह फैक्ट्री वर्तमान में कलेक्ट्रेट के द्वारा रूप में जानी जाती है। डच हॉलैंड यानी कि वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। 1596 में कॉर्नवालिस डी हॉटमैन कैप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बॉटन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। डचों की पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। यहाँ वे अपने सिक्के भी डालते थे। डचों ने 1616 में सूरत में, 1627 ईस्वी में पीपली में तथा 1653 में चिनसूरा में फैक्ट्री स्थापित की थी। किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को? LTH हार्मोन को। LTH हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। LTH हार्मोन लैक्टोजेनेटिक हार्मोन, इसका मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना है। ACTH हार्मोन एंड्रियोनोट्रियोमॉर्फिक हार्मोन्स, ठीक है, यह हार्मोन एंड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। GTH हार्मोन क्या कहते हैं? तो गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स, यह हार्मोन जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। FSH हार्मोन क्या करता है? फोलियोल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन विल्सन की शुक्र जनन नालिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वर्ष 1870 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। लाहौर में आर्य समाज की स्थापना काल से हिंदू धर्म में
व्याप्त दोषों को उजागर कर दूर करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना एवं वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना था। ठीक है। संस्थाएं, संस्थापक, स्थापना वर्ष। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी 1932 में। प्रार्थना समाज केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रनाडे 1867 में। केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रनाडे, आत्मारंगा पांडुरंग। वेद समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन एवं श्री घरलू नायडू, मद्रास में 1864 में। शारदा सदन के संस्थापक थे रमाबाई 1889 में। इसका स्थापना की गई थी। देव समाज जो कि लाहौर में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे, 1887 में इसका स्थापना की गई थी। होम रूल लीग तिलक एवं एनी बेसेंट इसके संस्थापक थे 1916 में। और रहुनामयी माजदाइन सभा जो कि दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे, 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे, 1915 में इसका स्थापना की गई थी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर इसके संस्थापक थे, 1839 में इसका स्थापना की गई थी, 1839 में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापना की गई थी 1873 में। परमहंस मंडली दुर्गा राम मेहता एवं दादोबा पांडुरंग इसके संस्थापक थे, 1849 में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? बिहार का बजट कौन करता है? वित्त मंत्री। बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री करता है, वित्त मंत्री। ठीक है। वर्ष 2025-26 का बिहार का बजट बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया था। बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना है तथा अन्य लेन देन जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं का ब्लूप्रिंट होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट के लिए प्रयुक्त सब वार्षिक वित्तीय विवरण है। राज्य सरकार के बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल में जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन सी हो जाएगा धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा नामक स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा की खोज की सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ से प्राप्त होने वाले सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख हैं। नाजी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। नाजी पार्टी के संस्थापक एडोल्फ हिटलर थे। नाजी पार्टी को राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। एडोल्फ हिटलर वर्ष 1921 में नाजी पार्टी का नेता था। नाजीवादी मुख्य रूप से नस्लवादी के सिद्धांतों पर आधारित था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कामरेड के रूप में नस्लीय वांछनीय जर्मनों को एकजुट करना था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने किया था। लाइसोसोम एक छोटी झिल्लीदार थैलियाँ जैसी रचना है। झिल्ली के अंदर अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम रहते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं को छोड़कर यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी ड्यूबे ने देखा था। इसके लिए इन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लाइसोसोम के थैलियाँ में लगभग हर प्रकार के हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाए जाते हैं। इन हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम में कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले कार्बोहाइड्रेजन, प्रोटीन को पचाने वाले प्रोटीएजेज, लिपिड को पचाने वाले लाइपेजेज एवं न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाले न्यूक्लियेजेज प्रमुख हैं। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है। आपातकाल के समय मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा अनुच्छेद 352 में निहित है। अनुच्छेद 352 के प्रभावी होते ही अनुच्छेद 358 के उपबंध स्वतः ही प्रभावी हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकार का प्रभाव का वर्णन करता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यूरेनियम का एक्स कौन सा है? यूरेनियम का एक्स है पिंच ब्लेड। यूरेनियम 92 U-238 आवर्त सारणी के एक्टिनोइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। यूरेनियम की खोज 1789 ईस्वी में क्लापॉट द्वारा पिंच ब्लेड नामक एक्स से हुई है।
यूरेनियम नामकरण यूरेनस ग्रह के आधार पर रखा गया। 1896 ईस्वी में हेनरी बेकरवेल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यूरेनियम के मुख्य अयस्क की बात करें तो पिंच ब्लेड, इसे यूरेनाइट भी कहा जाता है। यह यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण एवं समृद्ध स्रोत है। कार्नोटाइट, यह एक पीला खनिज है जिसमें यूरेनियम, वेनेडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं, पर यह मुख्य रूप से यूरेनियम के ऑक्साइड एवं पेनाडियम के ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। टारबरनाइट, इसका उपयोग यूरेनियम के छोटे स्रोत के रूप में किया जाता है। और बेनेडाइट का क्या है तो बेनेडाइट यह यूरेनियम टाइटेनियम ऑक्साइड खनिज है जो यूरेनियम एक्स के अन्य स्रोत हैं। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी ईरानी को मिला है। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी ईरानी को मिला है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु यह पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी ईरान को दिया गया था। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया जाता है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिया जाता है, जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। 1867 में क्या की तो डायनामाइट की खोज की थी। 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर माह में होती है और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दी जाती है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति फ्रेडरिक पासी और हेनरिक ड्यूनेंट थे, जिन्हें 1901 में यह पुरस्कार दिया गया था। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ था। ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हुआ, जिसमें भारत की ओर से 117 एथलीट भाग लिए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। खेल आयोजन स्थल, आयोजक देश, वर्ष। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की अगर बात करें तो आयोजक स्थल लॉस एंजल्स हो जाएगा। आयोजक देश की बात करें तो अमेरिका हो जाएगा, वर्ष 2028। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करें तो आयोजक स्थल हो जाएगा ब्रिस्बेन, आयोजक देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और वर्ष 2032। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल की अगर बात करें 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल की तो आयोजक स्थल इसके हो जाएंगे मिलान व कोर्टिना। वहीं आयोजक देश की बात करें तो इटली हो जाएगा, इटली, वर्ष 2026 में। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक इसका हो जाएगा गेगवान, आयोजक देश हो जाएगा दक्षिण कोरिया, और वर्ष 2024 में। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक होगा डकार में, डकार आयोजक करेगा और आयोजक देश कौन है? सेनेगल, 2026 में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2 अप्रैल 1948 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक इस पद पर कार्य किया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस थे, 1937। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। एचएफ का कौन सा बंधन? एचएफ हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। एचएफ हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच एक संयोजक बंधन होता है, जिसे पोलर कोवलेंट बंधन भी कहते हैं। यह बंधन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। एचएफ में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बंधन निम्नलिखित है। हाइड्रोजन H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 2s2 2p6 होता है। आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के
लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली गैस है। यह एक अम्लीय रंगहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ अणु की बात करें तो यह बहुत ठंडी होती है। यह दहन के समर्थन नहीं करती है। यह सूक्ष्म हवा में करीब 53% ज़्यादा घनी होती है। यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती है। यह ऑक्सीजन को विस्थापित करती है। यह आग त्रिकोण के ऑक्सीजन तत्व को घटा देती है। यह ईंधन को ठंडा करती है। यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देती है। आग त्रिकोण में 3 तत्व होते हैं जो निम्न है। ज्वलनशील पदार्थ फ्यूल है, उष्मा हीट और ऑक्सीजन। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में। बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में है। इसका संचालन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL करता है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी और इसे 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसे बनाने में सोवियत संघ और रोमानिया की मदद से ली गई थी। यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था। एंटी टेक गाइडेड मिसाइल कौन सी? एंटी टेक गाइडेड मिसाइल ऑप्शन ए हो जाएगा नाग है। नाग एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है। नाग यह टैंक रोधी निर्देशित प्रेक्षापरास्थ है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग मिसाइल तीसरी पीढ़ी की एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रेक्षापास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार में दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पृथ्वी की अगर बात करें पृथ्वी की, तो यह जमीन से जमीन पर मार करने वाले कम दूरी का बैलिस्टिक प्रेक्षापास्त्र है। ब्रह्मोस की बात करें तो यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रेक्षापास्त्र है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत मोटर करता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंजन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इंजन उष्म ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कोयले के जलना रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। प्रकाश विद्युतीय सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हो गया। उग्रवादी जहां सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय कुछ स्रोत के अनुसार बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः यह अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत विभाजन का दूसरा कारण बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर अपना नरम दल व गरम दल के मत विवाद था। यह कांग्रेस का प्रथम विभाजन था। एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी थी, जहां उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, वहीं उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो। इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों में मतभेद उभर कर सामने आए, जो कि 1907 का सूरत विभाजन कहलाया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के बीच समझौता हो गया था। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी हो जाएगा 75। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समर्पित का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है? यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत और उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्य में विधान परिषद विद्यमान है, जो कि इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र 78, आंध्र प्रदेश 58, कर्नाटक 75, बिहार 75, तेलंगाना 40। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के अपने सदस्यों में से 2 को क्रम सभापति और उपसभापति चुनती है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद की संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या 1/3 होती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुड़ी है।
नीलगिरी के दक्षिण में अनायमलाई की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी 2695 मीटर है। अनायमुड़ी पश्चिमी घाट सह्याद्री वो संपूर्ण दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा जो कि 2637 मीटर है, यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी व अनायमलाई श्रेणियों के बीच केरल में क्या कहते हैं पालघाट दर्रा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जिंदागढ़ा जो कि 1690 मीटर है, यह आंध्र प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। बिहार दिवस कब बनाया जाता है या कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। इसी दिन वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल से पृथक कर एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल के पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 326 में संशोधन करके लागू किया गया था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 35वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत सिक्किम को संरक्षित राज्य दर्जा 35वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे सबद्ध राज्यों के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वां के अंतर्गत 99वां संविधान संशोधन 2014 के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन 2016 इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338B को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया एवं इसके गठन का प्रावधान किया गया है। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग में परामर्श करेगी। 103वां संविधान संशोधन 2019 इस संशोधन में EWS को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए संविधान में 2 अनुच्छेद 15 का 6, 16 का 6 जोड़ा गया। 124 वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? ऑप्शन सी संवहन विधि। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। ऊष्मा का संचरण निम्नलिखित में 3 विधियों द्वारा होता है: चालन, संवहन, विकिरण। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचाती है। ठोस में ऊष्मा का संचालन चालन विधि द्वारा ही होती है। संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती है, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। विकिरण इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश के चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। विकिरण इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम सहायता के बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश के चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मोसले हो जाएगा ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा बनाई गई थी। सन 1913 में हेनरी मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या Z अधिक आधारभूत गुणधर्म है। मेंडलेव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर के रूप में स्वीकार किया गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी की अगर बात करें, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रासायनिक डमित्री इवानोविच मेंडलीव को कहा जाता है। उन्होंने अपने सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीव का आवर्त सारणी का सिद्धांत तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्तफलन होता है। मेंडलीव का आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को ही सही स्थान नहीं मिल पाया, जो कि इस सारणी की पहली कमी थी।
अंततः मोसले द्वारा मेंडलीफ आवर्त सारणी को पुनर्व्यवस्थित कर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। लघु पतन के समय क्या होता है? लघु पतन के समय ऑप्शन बी, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। लघु पतन एक ऐसा मामला है जिससे विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का दिशा हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। विद्युत धारा का प्रवाह एक निश्चित वोल्टेज के विपरीत प्रतिरोध पर क्या करता है? निर्भर करता है। जहाँ करंट क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एक क्या है? अदिश राशि। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि। विद्युत धारा के मात्रक का नाम आंदे मेरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर एम्पियर रखा गया है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। विद्युत फ्यूज टीन 63% व शीशा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का उपयोग होता है जो निकेल 80% और क्रोमियम 20% का बना होता है। पौधे में जड़ खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा जाइलम। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। जाइलम फ्लोएम पादप के जटिल ऊतक के उदाहरण है जो संबंध ऊतक भी कहा जाता है। जाइलम के द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संबंध होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम पत्ती से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरबन है। इस डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी के संयुक्त जल वितरिकाओं के द्वारा बंगाल की खाड़ी में बनाया जाता है। इस डेल्टा को समुद्री भाग घने वनों से ढका है। इन वनों में सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता है, इसीलिए इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इस डेल्टा का विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना के संयुक्त धारा एवं हुगली नदी के बीच है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का मांजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में बनाया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया की बात करें, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। कारण लेंस की गोलार्ध बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। दूर दृष्टि दोष की अगर बात करें तो इस रोग में ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। कारण लेंस की गोलाई क्या होती है? कम हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता क्या होती है? घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होता है। एम बराबर एम द्रव्यमान भी वेग होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध। काइनेटिक एनर्जी p²/2 है जहाँ p बराबर संवेग हो mv हो, अर्थात संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करें, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। बांध द्वारा एकीकृत जल से प्राप्त की गई ऊर्जा, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुए स्प्रिंग या कमानिक ऊर्जा आदि कुछ स्थितिज ऊर्जा का क्या उदाहरण है। कुछ महत्वपूर्ण राशि में उसका ऐसा मात्रक। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला,
पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा, समतल कोण का हो जाएगा रेडियन, ठोसीय कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? भीमराव अंबेडकर को हो जाएगा 1990 में भारत रत्न मिला था, ये याद रखिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने को 31 मार्च 1900 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने किया था? तो तत्कालीन राष्ट्रपति थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के द्वारा किया गया था। भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों को कोई नगद राशि नहीं दी जाती है, एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है, एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिन्होंने 1954 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्हें 1954 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे, कब? 1966 में। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान है 1987 तथा दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला थे 1990। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि को से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर देता। अनुच्छेद 56। कि संविधान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 113 का 3 कहता है। राष्ट्रपति व महाभियोग। अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधान के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दिया गया। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ किस में दिया गया? अनुच्छेद 123 में दिया गया। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दिया गया है। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, लगातार 2 बार। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतदान करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार एक चुनाव में हारे गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए वह भारत अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल और दिवालिया ना हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 का 3 कहता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा व्यक्ष मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर ही होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी? 550, 530 राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से, वहीं 20 संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। 543 से बात करें तो 524 सदस्य 28 राज्यों से और 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 6ठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? 6ठी अनुसूची है ना आपको असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है 6ठी अनुसूची। प्रथम अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य व संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। वहीं द्वितीय अनुसूची में इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। द्वितीय में पेंशन, द्वितीय में क्या है? तो पेंशन है। वहीं तृतीय की अगर बात की जाए, तृतीय अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। पांचवी अनुसूची में इससे विभिन्न अनुसूचियों, क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। आठवीं अनुसूची, इससे भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, भारत के 22 भाषाओं के। नौवीं में संविधान के इस अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। वहीं 10वीं अनुसूची की अगर बात की जाए, 10वीं अनुसूची की, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992। 12वीं, यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? तो सर्प है। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया। 84 दिन के ध्यान के बाद झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से बिहार के श्री संवेद शिखर का पार्श्वनाथ पहाड़ पारसनाथ कहा जाने लगा। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सच बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। 24वें जैन तीर्थकार महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। 136 है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला नीलगिरी हो जाएगा। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मालाबार वर्षा वन के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का कच्छ का रण है, 12,454। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सेखोवा है। भारत सरकार द्वारा अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें 12 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत का 18वां जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का पन्ना ध्वजगारा है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने की थी। इसके तहत सभी बच्चों को 7 टीके लगवाए गए हैं, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टीटेनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस B और खसरा भी शामिल है। वर्तमान में इस मिशन के तहत 12 टीके लगाए जाते हैं। भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ योजना, इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 2018 को रांची में किया गया। 23 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2008 को की गई थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 दिसंबर 2021 को की गई। 75-25 पहले के तहत 75 मिलियन लोगों को उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच की जाएगी। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पे? तो बांकीपुर में। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी। इस अधिवेशन के महामंत्री सचिदानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहरूल हक थे। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार से हिस्सा लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था, जो बिहार में आयोजित होने वाले दूसरी कांग्रेस अधिवेशन था। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी, जबकि मोतीलाल नेहरू सचिव थे। 1922 के गया अधिवेशन में श्रमिक संगठन को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसे भागलपुर के दीपनंदन सिंह ने प्रस्तुत किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में डॉक्टर टेड्रोस एथानोस घेब्रेयेसस इथियोपिया WHO के महानिदेशक हैं।
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। संगठन स्थापना वर्ष, मुख्यालय। विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, मैड्रिड, स्पेन। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 में स्थापना हुई थी, रोम, इटली में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना 1945 में हुई थी, वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, वाशिंगटन DC में। यूनेस्को, यूनेस्को का स्थापना 1946 में हुई थी, यूनेस्को का स्थापना 1946 में हुई थी। कब? तो 1946 में हुई थी। कहाँ पे? तो पेरिस में, यूनेस्को का। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, स्थापना 1946 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। नीति आयोग के CEO कौन है? तो अभी है निधि छिब्बर है, अभी ये बदल गए आपको, निधि छिब्बर। नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम है, जो कि अभी बदल गए। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, जिसने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग के पदाध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है। वर्तमान समय में सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक संस्था है, जो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करती है। नीति आयोग में प्रथम की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष से कौन थे? नरेंद्र मोदी। प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। प्रथम उपाध्यक्ष कौन? अरविंद पनगड़िया। वर्षा की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1919 में। वर्षा की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। वर्षा की संधि 1919 में हुई थी। वर्षा की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। वर्षा की संधि के तहत जर्मनी की सोना 1 लाख रुपए तक सीमित कर दी गई। उसमें वायुसेना एवं पनडुब्बियों रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजेता राष्ट्रों में आपस बांट लिए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्षा की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र नेतृत्व जर्मनी ने किया था। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल है। गुप्त संधि की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था, वुडरो विल्सन। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ब्लैकफुट किसके कारण होता है? ब्लैकफुट होता है आर्सेनिक कारण। ब्लैकफुट रोग लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में आने के कारण होता है। इटाई नामक रोग कैडमियम कारण होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। एड्स प्रभावित अंग। एड्स से प्रभावित होता है आपको प्रतिरक्षा पर्व यानी कि WBC, विषाणु का नाम HIV। डेंगू, ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार, जो कि विषाणु का नाम क्या है? तो अरबो वायरस। और इससे प्रभावित जो अंग होते हैं आपको संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आंख एवं जोड़। पोलियो, पोलियो से प्रभावित अंग होता है आपको गला, रीढ़, नाड़ी, स्थान। ऐसे विषाणु का नाम है पोलियो ही नाम है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। मिक्सो वायरस इसका नाम है। चेचक, चेचक संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। वेरियोला वायरस, खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। मोरबिलो वायरस, रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबडो वायरस, हर्पिच त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पिच वायरस। कोविड-19 गला फेफड़ा को प्रभावित करता है। SARS-CoV-2 इसके वायरस का नाम। लोहे के सबसे शुद्ध रूप कौन सा? लोहे के सबसे शुद्ध रूप की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा वुड्स स्टील। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप वुड्स स्टील है, वुड्स आयरन। पिटवा लोहा लोहे की सबसे शुद्ध रूप होता है। इसमें 0.12 से लेकर 0.25% ही कार्बन होता है। वुड्स स्टील यानी कि वुड्स आयरन की अगर बात करें तो एक प्रकार का उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात है, जिसमें लोहे के साथ कार्बन एवं मिश्र धातु तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जो लोहे के कठोर लचीलापन बनाता है। ठीक है। फिजी की राजधानी कहा है? तो फिजी की राजधानी कहा है तो सुबा। फिजी की राजधानी सुबा। फिजी की राजधानी सुबा है तथा यहाँ की मुद्रा डॉलर है। मेलानेशिया के पूर्वी भाग में फिजी द्वीप समूह है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है।
ओशनिया महाद्वीप में कुल 22 देश सम्मिलित हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एवं नोरू सबसे छोटा देश है। ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया शामिल है। ओशनिया देश उनकी राजधानी एवं मुद्रा है। देश राजधानी मुद्रा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है तो कैनबरा, मुद्रा डॉलर। न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा डॉलर। माइक्रोनेशिया राजधानी पिलिकीर, मुद्रा डॉलर। टोंगा का न्यूको अल्फा, मुद्रा पोंग। मौनातु का राजधानी हो जाएगा पोर्ट विला, मुद्रा वातु। किरिबाती की राजधानी क्या है टारावा, मुद्रा क्या है तो डॉलर। पापुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोर्सबी इसकी राजधानी है, पोर्ट मोर्सबी इसकी राजधानी है, मुद्रा हो जाएगा कीना। फ्रेंच पोलिनेशिया पापीते इसका हो जाएगा फ्रैंक। फिजी की मुद्रा क्या है सूबा, फिजी की राजधानी सूबा है और यहाँ की जो मुद्रा है डॉलर। मार्शल द्वीप की राजधानी मजूरो, US डॉलर। नोरू का यारेन है डॉलर। तुवालू का है फुनाफुटी डॉलर। पश्चिम सामोआ एपिया ताला। न्यू कैलेडोनिया नोमिया इसकी राजधानी है फ्रैंक। पलाऊ नेग्रुलमुद US डॉलर्स की क्या है तो मुद्रा। सालमून द्वीप समूह होनियारा डॉलर। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो मेघालय में, नागालैंड मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव को सभी त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार शानदार पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शन के माध्यम से नागा संस्कृति को दर्शाता है। हॉर्नबिल उत्सव हर वर्ष 1 दिसंबर से शुरू होता है। ओणम केरल में राक्षस के समान मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसके नौका दौड़ का आयोजन होता है। यह एक फसल का त्यौहार भी है। नरोज पारसियों का एक नव वर्ष का त्यौहार है, नरोज, ठीक है। त्यौहार उत्सव महोत्सव 2023-24 की उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको एक बार पैसे पढ़ के निकल जाते हैं, सही रहेगा। बेदनिखला महोत्सव 2024 कहाँ मेघालय मनाया गया। सागादावा उत्सव 2024 सिक्किम में। खोंगजोम उत्सव 2024 मणिपुर में। चापचरकूट त्यौहार 2024 मिजोरम। अटकुल पोंगल उत्सव 2024 केरल में। केला उत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। नागी पक्षी महोत्सव 2024 जम्मू बिहार में। काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 मुंबई में। थाईपुसम त्यौहार 2024 तमिलनाडु में। नौवा पक्के पागा हॉर्नबिल 2024 अरुणाचल प्रदेश में। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 नागालैंड में। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में। 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा नासिक महाराष्ट्र में। और महोत्सव 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नासिक महाराष्ट्र में। डोस मेच महोत्सव 2024 लेह लद्दाख में। तभी महोत्सव 2024 जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है। राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद 54 से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं होती है, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधित कार्य और प्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राष्ट्रपति का पद किसमें है तो 52 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में। निर्वाचन राष्ट्रपति निर्वाचन 55। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के लिए अर्हता अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति के लिए अर्हता अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में। शपथ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी। बाबर की मृत्यु अगर बात करें तो 1530 में हुई थी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को आगरा के आरामबाग से में रखा गया था, जिसे बाद में उसके अंतिम इच्छा अनुसार काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा भी बना हुआ है। बाबर द्वारा जीते गए कुछ प्रमुख युद्ध की अगर देखा जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था,
21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर विजयी रहता है। खानवा का युद्ध जो कि बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को, और इसमें भी बाबर विजयी रहता है। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है 29 जनवरी 1528 को, और इसमें भी बाबर विजयी रहता है। घाघरा युद्ध जो कि बाबर और अफगान के बीच में होता है, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को, जिसमें बाबर विजयी रहता है। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति आपको हुई थी कुंडलवन में। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासनकाल में हुई थी। इस संगति का अध्यक्ष वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान ही बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ था। बौद्ध संगति की कुल संख्या 4 है। बौद्ध संगतियों की कुल संख्या 4 है। अन्य 3 बौद्ध संगतियों का आयोजन इस प्रकार है। ठीक है, अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा बिहार पुलिस में क्वेश्चन बनता ही है। प्रथम संगति जो हुई थी बौद्ध की 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे? तो राजगिरी में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। शासनकाल इस समय थे अजात शत्रु का शासनकाल था। अध्यक्ष थे महाकश्यप। बुद्ध के उपदेश को सूत पिटक तथा विनय पिटक में संकलित किया गया था। इसमें द्वितीय बौद्ध संगति जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में। और शासनकाल इसमें कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष थे सबकमीर शुभकामी। भिक्षाओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंधिक में विभाजित हुआ था। तृतीय संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में हुई थी। मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में हुई थी। और अभिधम पिटक का संकलन इसी में हुआ था। यह जो है ना तीसरा पिटक है। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं अगर देखिए चतुर्थ की अगर बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और क्या कहते हैं 72 ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और स्थान था कुंडनवन कश्मीर। ये हुआ था आपको कुंडनवन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष से कौन थे? वसुमित्र थे। परिणाम क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, हीनयान और महायान में। ठीक है, हीनयान एंड महायान में यह बट गया। तो इसी तरह से सेट नंबर 6 ज्ञान बिंदु सेकंड एडिशन बिहार पुलिस खत्म होता है, और सारे खत्म करवाएंगे। और अभी 7 से लेकर कंटिन्यू भी बची हुई है, और पर डे 2 सेट हम करवा रहे हैं खत्म। और साथ साथ आपको करंट अफेयर की क्लास चल रही है मंथली करके। अभी एसपीडी कर रहे हैं। एसपीडी जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम आपको एडिटोरिया का करवाएंगे पर डे 1 वन लर्नर एक मंथ का। और कल से जो है ना बिहार मद्य निषेध रुक्मणी की वॉल्यूम 2, जिसमें जो है ना टोटल 25 सेट है मद्य निषेध में, वो हम सब पर डे ख़त्म करेंगे। एक सेट डेली होगी। पीडीएफ आपको पहले टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का या चैनल के बारे में, वहाँ से आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। और पर डे एक सेट बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।